सेकेंड ईयर आज हमने मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। तो 1973 का आइन के तहत हम ये पढ़ रहे हैं। 1973 के आइन के तहत जो उस वक़्त हमारी मुकन्नना बनाई गई थी मजलिस शूरा जो थी मुकन्नना मजलिस कानून साज, उसका नाम पार्लियामेंट रखा गया था। लेकिन 1985 में जो 8वीं तरमीम की गई उसके तहत उसका नाम जो है वो मजलिस शूरा रखा गया है। और जो हमारी मजलिस शूरा है वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला को सेनेट कहा जाता है और जो ऐवान ज़ेरी हैं उसे कौमी असम्बली कहा जाता है। सेनेट जो है वो सूबों की नुमाइंदगी करता है, जबकि कौमी असम्बली अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। ठीक है, अब हमने इन सेनेट और कौमी असम्बली की तश्कील और क्या क्या उसके क़वाइद व ज़वाबित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेनेट के बारे में देखते हैं कि सेनेट जो है वो चारों सूबों को बराबर उसमें नुमाइंदगी दी गई है, क्योंकि वो सूबों का नुमाइंदा ऐवान है। सबसे पहले उसकी तश्कील है कि सेनेट जो है कुल 87 अराकीन पर मुश्तमिल इदारा था, लेकिन बाद में इसकी तादाद जो है नशिस्तों की बढ़ाकर 100 कर दी गई है और अब इसकी मौजूदा तादाद जो है वो 104 है। हर सूबे से 14 अराकीन, तो टोटल जो है वो 56 अराकीन हैं। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 8, वफाकी दारुल हुकूमत के लिए मखसूस 2 सीटें हैं। ख़वातीन के लिए हर सूबे से 4 सीटें, टोटल 16 हो गई। और वफाकी दारुल हुकूमत से 1 सीट है। टेक्नोक्रेट्स के लिए हर सूबे से 4, टोटल 16। वफाकी दारुल हुकूमत के लिए मखसूस 1 सीट, अक़लियतों के लिए 4 और इस तरह से कुल 104 सीटें हैं सेनेट की। ठीक है, अब हम इनकी जो सेनेटर्स होंगे उनकी अहलियत देख लेते हैं कि उनमें क्या अहलियत होनी चाहिए कि वो सेनेटर मुंतखब हो सकें। कम से कम 30 साल की उम्र हो, उसका नाम किसी इंतखाबी हलके में मौजूद हो, पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत पूरी करता हो, पाकिस्तान का शहरी हो, किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फायज ना हो, मुत्तकी और परहेजगार हो, नज़रिए पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो। ठीक है, तो वो इन तमाम शराइत पर इसका मतलब है पूरा उतरता है और वो अहलियत रखता है सेनेटर बनने की। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, इंतखाब है कि ये किस तरह से सेनेटर को मुंतखब किया जाता है। तो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो वाहिद काबिल इंतकाल वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती हैं और बाकी जो सीटें हैं उनका इंतखाब कौमी असम्बली के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, मियाद इसकी कितनी है? जैसे हमने देखा एक मुस्तकिल ऐवान है, हर मेंबर जो है वो 6 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होता है और हर 3 साल बाद आधे अराकीन जो हैं उसके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए आधे अराकीन जो हैं वो चुन लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है इजलास, यानी सेनेट के कितने इजलास होने चाहिए साल में। तो कम से कम 3 इजलास जो हैं वो मुनक्किद होना हर साल सेनेट के ज़रूरी होता है और इसके काम करने की मुद्दत जो है वो 130 दिन है। 2 इजलासों के दरमियान 120 दिन से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए और ऐवान का इजलास जो है वो सदर तलब कर सकता है, दोनों ऐवानों के इजलास से भी तलब कर सकता है जो सदर है। और इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन ऐवान के अगर 1/4 अराकीन जो हैं वो दरख्वास्त करें कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए तो वो बुला सकता है और ऐसा इजलास जो है वो सिर्फ 14 दिन के लिए बुलाया जाएगा। ये हमने देखा कि सेनेट का इजलास जो है वो किस तरह से बुलाया जाता है। फिर हम इसका कोरम देखते हैं। कोरम से मुराद होती है कम से कम वो तादाद जिसकी मौजूदगी में इजलास जारी रह सकता है, यानी कम से कम कितने लोग हों तो सेनेट का इजलास जारी रह सकता है। तो वो तादाद जो है वो 1/4 है, यानी टोटल अराकीन के 1/4 अराकीन अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कोरम पूरा है और इजलास जारी रह सकता है। ठीक है, अगर कोरम पूरा ना हो तो फिर इजलास जो है वो रोक दिया जाता है जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। अगला पॉइंट आप हेड क्वार्टर देख रहे हैं, तो कहाँ पर इसका इजलास होता है? इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाता है सेनेट का इजलास, पार्लियामेंट हाउस जो है इस्लामाबाद में, तो वही इसका हेड क्वार्टर है। अब हम देख रहे हैं मर्रात हैं कि अराकीन को जितने भी सेनेटर्स हैं एक जैसी मर्रात दी जाती हैं, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता इजलास के दौरान। इजलास के दौरान वो अपनी राय का भरपूर तरीके से जैसे चाहें इजहार कर सकते हैं और जो वो राय वहाँ पर देंगे उसके ख़िलाफ़ कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसके अलावा उनको तनख्वाह, अलाउंस और रिहाइश और दीगर मर्रात जो हैं वो दी जाती हैं। नंबर 9 हम देख रहे हैं चेयरमैन
और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। जैसे हमने देखा कि ये सेनेट की जो है वो उसकी एक मुस्तकिल ऐवान है, लेकिन हर 3 साल बाद उसके नए आधे 1/3 अरकान जो हैं वो मुंतखब होते हैं। तो हर 3 साल बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जिस वक्त नए अरकान आ जाते हैं इंतखाब होता है। चेयरमैन का काम क्या होता है कि वो सेनेट के इजलास की सदारत करता है, ठीक है, उसकी कार्रवाई को जारी रखता है। और इस तरह से जो पहला इजलास होता है तो उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कर लिया जाता है और वही इस इजलास की कार्रवाई को आगे लेकर चलते हैं। तो ये 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। अगर सेनेट का चेयरमैन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में सेनेट की सदारत डिप्टी चेयरमैन करेगा, और अगर सदर जो है वो मौजूद नहीं है तो चेयरमैन जो है वो नाइब कायम मकाम सदर के तौर पर काम करता है। और तो ये हमने देखा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। अब हमने देखना है कौमी असम्बली जो ऐवान ज़ेरी है मजलिस शूरा का, ठीक है। कौमी असम्बली की तश्कील सबसे पहले है कि कितने अरकान इसके 342 हैं। पंजाब से 183 कुल सीट्स हैं, सिंध से 75, खैबर पख्तूनख्वा से 43 हैं, बलूचिस्तान से 17 हैं, फाटा से 12 हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से 2 सीटें हैं, अक़लियतों के लिए 10 मखसूस हैं और कुल हैं 342। अब इनकी अहलियत क्या होगी कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, सरकारी और नीम सरकारी या किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर फायज ना हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो और उसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो, तब वो अहलियत रखता है कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने की, ठीक है। और राय दहिंदगान यानी वोटर्स कौन होंगे, तो पाकिस्तान राय दहिंदगान पाकिस्तान का शहरी होगा, उम्र उसकी 18 साल होनी चाहिए, उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज होना चाहिए, तो वो वोट डाल सकता है, ठीक है। अब इसका इंतखाब है कि कौमी असम्बली के जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह से कौमी असम्बली के इलेक्शंस होते हैं कि वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं, हल्का बंदियाँ होती हैं, हर हल्के में से एक बंदे को चुनाव किया जाता है। मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं खड़े हो जाते हैं, तो राय दहिंदगान जो हैं उनको जाकर वोट डालते हैं और इस तरह से उन्हें मुंतखब किया जाता है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं नशिस्त से दस्तबरदारी, यानी कोई रुकन जो है अपनी नशिस्त से कैसे दस्तबरदार हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई रुकन जो है एक से ज़्यादा सीटों पर खड़ा हो जाता है, तो जो अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगा तो वो उनमें से सिर्फ एक सीट रख सकता है, बाकी सीटें उसे छोड़नी पड़ेंगी, तो वो उन बाकी सीटों एक रख के बाकी उसे दस्तबरदार हो जाता है। और अगर कोई रुकन जो है किसी ऐवान की इजाज़त के बगैर ऐवान के इजलास से मुसलसल 40 दिन तक गैर हाजिर रहता है, यानी बगैर इतला दिए बगैर ऐवान की इजाज़त से वो 40 दिन तक गैर हाजिर मुसलसल रहता है, तो ऐवान उसकी नशिस्त खाली करार दे सकता है, उसके पास ये इख्तियार है, ठीक है। और कोई रुकन जो है वो अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर सकता है स्पीकर को कि वो अपनी रुकनियत जो है वो छोड़ रहा है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं इजलास है कि कौमी असम्बली के इजलास जो कम अज़ कम साल में 3 होना ज़रूरी है। इसके काम के करने के मियाद जो है वो दिन है वो 130 दिन है। इजलास के दरमियानी वक्फ़ा 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली के अरकान जो हैं 1/4 की तादाद में अगर दरख्वास्त देते हैं स्पीकर को कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए, तो स्पीकर जिस असम्बली का इजलास बुलाता है और जिस इजलास को स्पीकर ने तलब किया होता है उसको मुलतवी करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास होता है। सदर को भी इख्तियार है, हमने देखा था पार्लियामेंट के इजलास को तलब करने का, वो एक ऐवान का या दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुला सकता है। उसके बाद मियाद है, इसकी मियाद हमने देखा कौमी असम्बली की कितनी होती है, 5 साल होती है। तो 5 साल गुजरने पर असम्बली खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और नए इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कोरम है, तो कोरम जो है वही जैसे मैंने आपको बताया कम अज़ कम तादाद जिसकी मौजूदगी में कौमी असम्बली का इजलास जारी रह सकता है और वो 1/4 है। अगर 1/4 अरकान असम्बली के इजलास में मौजूद हैं तो इजलास जारी रह सकता है। अगर 1/4 अरकान मौजूद नहीं है तो कोरम पूरा नहीं है, और अगर कोई मेंबर जो है कौमी असम्बली का ही इस बात की तरफ स्पीकर की तवज्जो दिलाता है तो स्पीकर जो है इजलास रोक देता है और उस वक़्त तक इजलास शुरू नहीं होता जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। हेडक्वार्टर इसका भी इस्लामाबाद में है जिसे पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है।
मराद तमाम जो मेंबर्स हैं कि इसके कौमी असम्बली के सबको यकसा एक जैसी हासिल हैं। अब हम देखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है कि जब भी कौमी असम्बली की सदारत करने का इख्तियार जो है स्पीकर को हासिल है, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है इसके इजलास की सदारत करेगा। और जिस वक्त कौमी असम्बली मुंतखब हो जाएगी तो अपने पहले इजलास में सबसे पहला काम इन्होंने क्या करना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना है। ठीक है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अगर किसी वजह से स्पीकर जो है मौजूद नहीं है तो इजलास की सदारत कौमी असम्बली के की डिप्टी स्पीकर करता है। ठीक है, अब इनके क्या फ़राइज़ हैं स्पीकर के, वो कौमी असम्बली की इजलास की सदारत करता है, ऐवान में नज़्म व ज़ब्त कायम रखता है, पॉइंट ऑफ आर्डर जो है उस पर फ़ैसला देता है। इजलास में जितनी भी तहरीकें और सवालात पेश होते हैं स्पीकर के ज़रिए पेश होते हैं, स्पीकर उसकी इजाज़त देगा तभी वो तहरीकें और सवालात जो हैं वो पूछे जा सकेंगे, तहरीकें पेश हो सकेंगी, वरना नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कानून साजी के लिए जितने भी बिल होते हैं उनको पेश करना है असम्बली में तो उसके लिए स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी होती है। और कोई बिल मालियाती नौइयत का है या नहीं है इस बात का फ़ैसला भी स्पीकर करता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं स्पीकर जो है वो कानून साज असम्बली कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मिजाज होता है और वही इजलास भी मुलतवी करता है और कोरम पूरा ना होने की सूरत में इजलास को रोक देता है और उस वक़्त रोके रखता है जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। ठीक है, जितने भी असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित हैं उनकी तशरीह करने का काम और उनकी वजाहत करने का काम भी स्पीकर का होता है। और जो अफराद क़वाइद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार भी स्पीकर को हासिल है। स्पीकर वैसे आम हालात में अपना वोट नहीं देता, लेकिन अगर दोनों तरफ वोट बराबर हो जाए तो इस सूरत में फ़ैसला कुन वोट डालने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है। तो ये हैं स्पीकर के फ़राइज़।